देखिए, पाकिस्तान कहने के लिए तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान को रूल पाकिस्तान की आर्मी ही करती है और ये किसी भी देश की पहली आर्मी है जो आर्मी के बेसिक फंक्शंस के साथ साथ बिजनेसेस भी करती है। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है मगर पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान के 25 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के अकाउंट स्विस बैंक में है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया जमा है। यूजुअली किसी देश की एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का एक देश है। और पार्टीशन के टाइम हो रहे वायलेंस को देखते हुए इंडिया ने 50 करोड़ रुपए होल्ड कर लिए। जो धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी तो स्ट्रॉन्ग होती गई, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखिए, पाकिस्तान कहने के लिए तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान को रूल पाकिस्तान की आर्मी ही करती है और पाकिस्तान में ये आर्मी रूल पिछले कई दशकों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चला आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती है और ये किसी भी देश की पहली आर्मी है जो आर्मी के बेसिक फंक्शंस के साथ साथ बिजनेसेस भी करती है। आज पाकिस्तानी आर्मी का बिजनेस एम्पायर बिलियंस ऑफ डॉलर का है और लगभग हर एक मेजर सेक्टर में फैला हुआ है, जैसे कॉटन एंड टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, रियल एस्टेट, एविएशन, सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और इसके अलावा भी काफी और सेक्टर्स। आज पाकिस्तान के टोटल लैंड का 12% अकेली पाकिस्तानी आर्मी ही होल्ड करती है और ये सभी बिजनेसेस करके पाकिस्तानी आर्मी हर साल लगभग 26 बिलियन डॉलर्स कमाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर खर्च कर देती है और इन सभी वजह से पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट आर्मी है, जो कि जानकर थोड़ी हैरानी होती है। एक ऐसा देश जो कि खुद बर्बादी की कगार पर है, टाइम टाइम पर IMF के सामने भीख मांगने चला जाता है। जिस देश की जनता को खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पा रही है, उस देश की आर्मी के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से? और क्यों पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को हर साल बढ़ा देता है? आज पाकिस्तान अपने बजट का कुल 15% अपनी आर्मी के ऊपर खर्च करता है और ये पाकिस्तान के एनुअल बजट में सबसे बड़ा हेड है, इनके लिए गए लोन्स के इंटरेस्ट के बाद। इवन इन्हें खुद IMF तक ने कई बार सलाह दी है इनकी आर्मी स्पेंडिंग्स को ना बढ़ाने की। If you want any more money, then cut Pindi to size. That's the message from the IMF to the Pakistan government. Cut your defense spending. That's the very clear message to Pakistan. लेकिन कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है मगर पाकिस्तान नहीं। इन सभी वार्निंग्स के बाद भी पाकिस्तान अपनी आर्मी स्पेंडिंग्स को हर साल बढ़ा देता है। इन सब के अलावा इवन खुद पाकिस्तानी आर्मी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है और टाइम टाइम पर इनके ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगते रहते हैं करप्शन के, जैसे कि 2021 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के 25 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के अकाउंट स्विस बैंक में है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया जमा है और इतना पैसा किसी आर्मी ऑफिसर के पास होना कोई आम बात नहीं है। 2007 में पाकिस्तान में एक किताब रिलीज हुई थी, मिलिट्री INC, और इस किताब के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के इन सभी धंधों के बारे में इन डेप्थ में बताया गया है। इस किताब के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान में काफी बवाल भी हुआ था और इस बुक की जो ऑथर थी आयशा सिद्दीका, इन्हें उस टाइम के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोही और गद्दार करार देकर देश से बाहर निकालने की भी कोशिश की थी। अगर आप चाहे तो खुद इस बुक को पढ़ सकते हैं। आयशा सिद्दीका ने अपनी इस बुक के अंदर मिलिट्री के इन धंधों को मिल बस का नाम दिया था और एक काफी फेमस लाइन भी कही थी कि यूजुअली किसी देश की एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का एक देश है। लेकिन इतनी पावर पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में आई कैसे? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो भारत से कटकर एक और नया देश बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान इनिशियली दो हिस्सों में एग्जिस्ट किया करता था, वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन पार्टीशन के टाइम सिर्फ जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ बल्कि इंडिया के रिसोर्सेज भी पाकिस्तान के साथ बांटे गए, जैसे कि पाकिस्तान को 1.5 लाख सोल्जर्स की आर्मी दी गई, 26 में से 4 मेजर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के हाथों में दी गई, रेलवेज का भी एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इसके अलावा उस टाइम में इंडिया लगभग 400 करोड़ रुपए का कैश होल्ड किया करता था, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का वादा किया गया, जिसमें से 20 करोड़ रुपए इमीडिएटली पाकिस्तान को दे दिए गए और पार्टीशन के टाइम हो रहे वायलेंस को देखते हुए इंडिया ने 50 करोड़ रुपए होल्ड कर लिए, जो कि बाद में रिलीज कर दिए गए। इस टाइम में पाकिस्तान को लगता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पाकिस्तान को इंडिया से काफी ज्यादा खतरा है। इस वजह से पाकिस्तान अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आजादी के कई साल बाद तक अपने बजट का 70% अपनी आर्मी को दे दिया करता था, जिस वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी तो स्ट्रॉन्ग होती गई, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इवन जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान में कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर था ही नहीं। इस चीज का भरपूर फायदा पाकिस्तान पे रूल करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने उठाया और ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कैसे।
तो साल 1950 में लियाकत अली खान द्वारा पाकिस्तान में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश करी गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के दो मेन पॉइंट्स थे। पहला तो पाकिस्तान में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इक्वल होनी चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल हुआ, जैसे कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाए जाने पर ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बंगाली स्पीकिंग थे और इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की इक्वल रिप्रेजेंटेशन से वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान से काफी ज्यादा थी। और इन सभी वजहों से कॉन्स्टिट्यूशन के इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान साल 1952 और 1953 में भी कॉन्स्टिट्यूशन लाने की नाकाम कोशिश करता है। और ये टाइम वो था जब पाकिस्तानी आर्मी के पास ना तो उनके बिजनेसेस थे और ना ही पॉलिटिक्स में कुछ खास ज्यादा पकड़ थी। लेकिन इन सभी चीजों के बाद पाकिस्तान की कमजोर पॉलिटिक्स और ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब साल 1954 में ही इस मिलिट्री बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लगभग $3.6 मिलियन पाकिस्तान की फौज को दिए। ये पैसा इंडिया छोड़कर जाते वक्त ब्रिटिशर्स ने उन फौजियों के लिए दिया था जो कि ब्रिटेन की साइड से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। और इस पैसे की कस्टडी 1947 से 1953 तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में थी, जो कि 1954 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आर्मी को दे दिया था। और अब इस पैसे से पाकिस्तान की फौज ने फौजी फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि इनिशियली एक्स सर्विसमैन की हेल्प के लिए और उन्हें रिटायरमेंट के बाद रोजगार देने के लिए बनाई गई थी। फौजी फाउंडेशन के अंदर सबसे पहले टेक्सटाइल मिल को सेटअप किया गया और टेक्सटाइल मिल से आने वाले प्रॉफिट से पाकिस्तान में सबसे पहला 50 बेड का हॉस्पिटल खोला गया, जो कि टीबी हॉस्पिटल रावलपिंडी में था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने फौजी फाउंडेशन के थ्रू अलग अलग सेक्टर्स में अपने पांव जमाने शुरू किए और अपने आप को फूड, सीमेंट, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड किया। और अब 1956 में फाइनली आकर पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक अनाउंस किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद पाकिस्तान की आवाम को लगने लगा कि शायद अब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने लगेंगे, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ करते थे, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही वोट डाल सकते थे और आम पब्लिक को वोट देने की अनुमति नहीं थी। मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस के बारे में कुछ बोलता ही नहीं था और इस कॉन्स्टिट्यूशन को काफी वीक बनाया गया था, जिस वजह से सिकंदर अली मिर्जा ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। और जब सिकंदर अली मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया तो पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल अयूब खान को एज अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। लेकिन मार्शल लॉ लगाए जाने के सिर्फ 20 दिनों के अंदर जनरल अयूब खान ने आर्मी कूप कर दिया और सिकंदर अली मिर्जा की सरकार को गिराते हुए खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। Followed a policy over the last few years which was designed, calculated to suppress public opinion. और यहाँ से 1969 तक पाकिस्तान आर्मी डिक्टेटरशिप के अंदर रहा और इस समय में पाकिस्तान के आर्मी का बिजनेस भी काफी ज्यादा तरक्की करने लगा। आर्मी ने इनिशियली लोगों को विश्वास दिलाया कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बेटर बना सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने इनिशियली सड़क बनाई, हॉस्पिटल्स बनवाए और ऐसे काम किए जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, जिस वजह से पाकिस्तान के लोग भी इस आर्मी डिक्टेटरशिप को माशाअल्लाह सरकार बुलाया करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद सारी चीजें बदल गई। पाकिस्तानी आवाम एंड तक आते आते इस आर्मी डिक्टेटरशिप से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से अब पाकिस्तान में काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अयूब खान के हाथ से बाहर निकल चुकी थी। और ऐसे में अयूब खान ने अपनी इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया और दोबारा से मार्शल लॉ लगाकर यहाँ पर याया खान को नया प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन लोगों के मन में अब गुस्सा इतना था कि ये आर्मी रूल ज्यादा टाइम तक चला नहीं और याया खान को भी रिजाइन करना पड़ा। और अब साल 1970 में आजादी के पूरे 23 साल बाद पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट डाली। लेकिन इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स काफी कंट्रोवर्शियल रहे। इन इलेक्शंस में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल पार्टी पीपीपी को कुल पाकिस्तान की 313 में से सिर्फ 81 सीटें मिली और आवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी उसमें मुजीबुर रहमान को 167 सीटें मिली। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आवामी लीग को पाकिस्तान में अब अगली सरकार बनानी थी, लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि सत्ता ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में जाए, जिस वजह से वेस्ट पाकिस्तान ने इन लोगों को सत्ता देने से ही कर दिया और अपनी आर्मी भेजकर मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कराकर वेस्ट पाकिस्तान में बुला लिया गया, जिसकी वजह से अब ईस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा राइट्स बढ़ चुके थे। सिविलियंस ने पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इंडिया पर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के साइड से काफी सारे रिफ्यूजीज भागकर इंडिया में आ रहे थे।
जिस वजह से अब भारत सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति वाहिनी सेना की हेल्प करी और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर से सरेंडर कराकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया। इसके बाद याया खान ने भी रिजाइन कर दिया और फाइनली पाकिस्तान इस आर्मी डिक्टेटरशिप से बाहर आया। मगर ये पाकिस्तान में सिर्फ एक लौती बार नहीं था जब मिलिट्री ने कू करके पाकिस्तान के अंदर अपनी सरकार बनाई हो, बल्कि इसके बाद भी 2 बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। जब 1977 में पाकिस्तान में ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ और जियाउल हक ने करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके खुद की सरकार बनाई, जो कि साल 1988 तक चली, जब जियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में मौत हुई। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में आर्मी कूप हुआ और परवेज मुशर्रफ ने साल 1999 में अपनी सरकार बनाई, जो कि साल 2008 तक चली। और ये 3 गोल्डन पीरियड थे पाकिस्तानी आर्मी के, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने खुद को पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंसी बनाई, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो बिजनेस एस्पेक्ट्स में हो। पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस में से एक फौजी फाउंडेशन के बारे में तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फौजी फाउंडेशन के अलावा भी पाकिस्तानी आर्मी के काफी और बिजनेसेस हैं। जैसे 1971 की वॉर के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक इमेज क्राइसिस फेस कर रही थी, जिसको वॉश आउट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की शुरुआत करती है, जो कि इंजर्ड सोल्जर्स और वॉर विडोज को हेल्प करने के लिए था। इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को इसके बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है और इस फाउंडेशन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ये सारे बिजनेसेस करती है। अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी एविएशन, ब्लू लगून कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा भी काफी सारे और बिजनेस हैं। इन सभी के अलावा पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस को सोवियत अफगान वॉर का भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। सोवियत अफगान वॉर के टाइम में USA पाकिस्तान को भर भर के पैसा भेजा करता था। ये पैसा पाकिस्तान को एड की फॉर्म में भेजा जाया करता था और ये पैसा USA इसलिए भेजा करता था ताकि पाकिस्तान अपनी धरती पे मुजाहिदीनों को ट्रेन कर सके, ताकि मुजाहिदीन जाकर सोवियत से लड़ सके अफगानिस्तान के अंदर, ताकि USA को खुद जाकर अफगानिस्तान में सोवियत से ना लड़ना पड़े। और इन सब कामों के लिए एक टाइम पर USA की साइड से मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के लिए आया करते थे। उस टाइम में इतना पैसा पाकिस्तान में USA ही साइड से आया करता था कि एक टाइम पे वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का 5% था और इस पैसे का भरपूर फायदा पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस को मिला। खैर, पाकिस्तानी आर्मी के इस सक्सेसफुल वेंचर को देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपना धंधा चालू करने की सोची और शाहीन फाउंडेशन की शुरुआत करी। तो ये साल था 1977 और दूसरे आर्मी कूप के बाद पाकिस्तान अब जियाउल हक के अंडर आ चुका था और इस टाइम में शाहीन फाउंडेशन की नींव रखी गई। शाहीन फाउंडेशन के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स ये सभी बिजनेसेस करती है: एविएशन, एयरपोर्ट सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड कमर्शियल बिल्डिंग, FM रेडियो, स्कूल, कॉलेजेस, टेक्सटाइल और इसके अलावा भी काफी और बिजनेसेस हैं। थल सेना और वायु सेना को सक्सेसफुल बिजनेसेस करते हुए देखकर पाकिस्तानी नेवी ने भी 1982 में बहरिया फाउंडेशन की शुरुआत करी, जिसके पीछे ऑब्वियसली रीजन बताया गया कि उन्हें एक्स नेवल ऑफिसर्स को रोजगार देना है और बहरिया फाउंडेशन शुरुआत से ही लार्ज कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे शिपिंग, पोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, मरीन ट्रेनिंग, इसके अलावा भी काफी और सारे बिजनेसेस। तो ये कुल 4 फाउंडेशन है, जिसमें से 2 फाउंडेशन पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है, एक फाउंडेशन पाकिस्तानी एयरफोर्स कंट्रोल करती है और एक पाकिस्तानी नेवी कंट्रोल करती है। मगर इनके अलावा एक फाउंडेशन और है जो इन चारों ही फाउंडेशन से ज्यादा कमाती है और ये तीनों ही मिलकर उसको कंट्रोल करते हैं, वो है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इसकी शुरुआत तो 1975 में हुई थी, मगर तब इसका नाम LDA, लाहौर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी था, जो कि 1999 में चेंज कर दिया गया डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA के नाम से, क्योंकि तब तक ये लाहौर से बाहर निकलकर कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंच चुके थे। DHA के अंदर पाकिस्तानी आर्मी अपना रियल एस्टेट का धंधा करती है और इस फाउंडेशन के थ्रू ही पाकिस्तान के लैंड का 12% खुद पाकिस्तानी आर्मी होल्ड करती है। DHA की शुरुआत तो खैर डिफेंस पर्सनल्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए हुई थी, मगर DHA के अंडर आने वाले लैंड पे पाकिस्तानी आर्मी ने प्लॉट काट के बेचने शुरू कर दिए और ऐसे पाकिस्तानी सरकार के द्वारा दी गई जमीन पर भी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना धंधा खड़ा कर दिया। तो खैर, ये वो सारे बिजनेसेस हैं जिनसे हर साल पाकिस्तानी आर्मी अरबों रुपया कमाती है। पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। इवन ये अपने सरकार को भी अपने रियल आंकड़े नहीं बताते। इन्हें इनकम टैक्स तक में छूट मिलती है और ये लोग पाकिस्तान की कई इंडस्ट्रीज में खुद मोनोपोली बनाए बैठे हैं, जिसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर कभी कम्पीट इनसे करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साइड से भी। और हाल फिलहाल में इसका समाधान भी कोई नहीं है और इसका समाधान जब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर चुनकर नहीं आएगा। और फिलहाल तो
पाकिस्तान में हालत ऐसी है कि आप अपना धंधा करने के बारे में तो भूल ही जाओ, और आपको खाने से लेकर पानी तक, तिल से लेकर तलवार तक, हर चीज़ के लिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के इन बिजनेसेस के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस की वजह से ये है कि पाकिस्तान की आम जनता आज भूखी मर रही है, क्योंकि ये लोग अपनी कंपनीज में भी काम उन्हें ही देते हैं जो कि एक्स आर्मी पर्सनल होते हैं या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य होते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल नया है तो हम क्या सुधार सकते हैं ये कमेंट जरूर कर देना, और हमें सिर्फ 1 सब्सक्राइबर चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।